नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और आज फिर से आपका चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। और आज हम फिर से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप पॉज करके उसके आंसर देने की कोशिश करना, इससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन का लेवल है आप उसको देखो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल आप कह सकते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सीटेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या फिर एचटेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल हार्ड रखने की कोशिश करें, इजी क्वेश्चन ना करें, क्योंकि इजी क्वेश्चन अब जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है बच्चों, आप समझ रहे हो। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ, प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन रीड करूँगा, रीड करें क्वेश्चन को, पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करो और एंड में मुझे बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं या जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक कमेंट और एक लाइक ये मोटिवेशन बढ़ाता है, मोटिवेट करता है मुझे नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने में, बनाने में। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा क्वालिटी यहाँ पे मिस हो गई है मुझसे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और 50 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, वहाँ पे 50 क्वेश्चन मैंने करवाए थे एक वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन रीड करो, पॉज करो वीडियो को और आंसर देने की कोशिश करो। टाइप्स ऑफ मेंटल कन्फ्लिक्ट्स आर। मेंटल कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले आपको ये जानना होगा दोस्तों, मेंटल कन्फ्लिक्ट्स होता है कि भाई जैसे सपोज करो हमारा कोई फियर होता है, हमारा किसी काम को करने में दिल तो लगता है लेकिन माइंड कुछ अलग चीज़ कहता है। ठीक है, या फिर माइंड किसी काम को करने के लिए कहता है लेकिन दिल कुछ अलग चीज़ कहता है कि भाई दिल उसको मना करता है। तो जो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, एक विरोधाभास क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड और हार्ट के बीच में, ये होता है मेंटल कन्फ्लिक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज करो बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल में और बच्चे कह रहे हैं कि सर आप डांस करो। आप जाना तो चाहते हो लेकिन आपको डर लग रहा है कि यार मैं अगर डांस करूंगा तो मैं कैसा लगूंगा, बच्चे हंसेंगे, अच्छा नहीं जाएगा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप जाना चाहते हो, तो आप उस काम को करना भी चाहते हो लेकिन आपका या तो माइंड मना कर देता है या आपका हार्ट मना कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड मेंटल कन्फ्लिक्ट्स। अब दोस्तों जो ये मेंटल कन्फ्लिक्ट्स है ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, अप्रोच अवॉइडेंस। ये जो मैं बता रहा हूँ मेंटल कन्फ्लिक्ट्स, यू कैन सर्च ऑन गूगल एज वेल, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। और साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं। आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट मेंटल कन्फ्लिक्ट्स लिखें और जस्ट उसके टाइप्स लिख दें एंड एनफ, ये काफ़ी है। ठीक है, और जब आपका एग्ज़ाम हो, जैसे मान लो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो, एक दिन पहले जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें फ्रेश रहेंगी। मैं एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन पैडागोजी के लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना, पूरा एंड तक देखना। ठीक है, तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन? सीटेट जुलाई 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन? अब इनमें से जो इंफॉर्मेशन, जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए जो यूज होता है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में से लिया गया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का अगर वीडियो आप चाहते हैं तो मैं बना चुका हूँ, और अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में मुझे जो है टेक्स्ट कर देना, डेफिनेटली मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो बताइए कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो एनालाइज द इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? तो आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, क्लासीफाई, डिस्क्राइब। देखो बच्चों, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है तो इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जितना हम जानते हैं, जितना हम देखते हैं, तो उसको अगर हम ब्रेक डाउन करें, उसको डिकोड करें, तो हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं। और इन इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना मतलब डिफरेंशिएट करना।
डिफरेंशिएशन का मतलब ही ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो ज़रूर समझते होंगे, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग अलग करना। आपको पता होगा कि भाई दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करें, डिफरेंशिएट करें, ऐसा आता है क्वेश्चन कई बार पेपर में। तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है आप जो है इन्फॉर्मेशन का विश्लेषण कर रहे हो, ठीक है। एक बार मैं आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी दिखा देता हूं दोस्तों जल्दी से। देखो कुछ इस तरह की उन्होंने स्टेप्स दिए थे, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवोल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग। फाइनल जाके जब एंड में जो सिंथेसिस क्रिएटिंग का फॉर्मूला आता है। लेकिन आप यहाँ पर देखो इस वाले स्टेप में ये वाला चीज़ आप पढ़ो, एनालाइजिंग, टेक अपार्ट द नोन एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स। मतलब जो जितना आप जानते हो उसको आप अलग करें, दैट इज कॉल्ड एनालाइजिंग। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी चीज़ सत्य है। सीटेट जुलाई 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स लर्न ओनली इन सर्टेन वे। प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। तो दोस्तों इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है, एक बार आप पॉज करें जरूर और आंसर देने की कोशिश करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। दोस्तों देखो जो ये क्वेश्चन जो ये ऑप्शन है इसमें बोला गया है कि जो खेल है वो एक प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ है कॉग्निशन और सोशल जो डेवलपमेंट है उसके लिए। इस बात पर जोर दिया है प्याजे ने और इस बात पर जोर दिया है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की तो सोशल डेवलपमेंट देख रहे हैं बच्चों का, जबकि प्याजे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट देख रहे हैं। और दोनों ने ही प्ले मेथड को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है बच्चे के कॉग्निशन और साथ सोशल एस्पेक्ट बढ़ाने में, ठीक है। और ये अगर आप टीचर हैं तो आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि बच्चों को अगर हम एक्टिविटी से पढ़ाएं, खेल खेल में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चनिंग बाय टीचर, अब देखो ये तो नेगेटिव ऑप्शन लग रहा है आपका, क्वेश्चनिंग बाय टीचर, तो इस पे तो आपने जाना ही नहीं है। बी ऑप्शन में बोल रहा है स्टूडेंट लर्न ओनली इन सर्टेन वे। बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट को सिखाने के बहुत सारे वे होते हैं, ठीक है। एक ही तरीके से स्टूडेंट नहीं सीखता है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल गलत बात है। जो डेवलपमेंट है और लर्निंग है वो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से अफेक्ट करती है, ठीक है। आप जितना सीख रहे हो, आपके अंदर जितना विकास हो रहा है, डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब आपके सोशल के ऊपर भी डिपेंड करता है यार। अगर आप सपोज करो सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, अच्छे दोस्तों में हैं, आपको एनवायरनमेंट जो दिया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा है, सोशल एनवायरनमेंट जो आपको मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छी कंपनी में आप अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं, तो आपका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो डेफिनेटली वो जो बुरी संगत है वो आपके डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करेगा, ठीक है। आप भी गलत चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा कहना गलत है कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। डेफिनेटली अफेक्ट करता है, अनअफेक्ट तो दूर दूर तक नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी है, सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। A teacher wishes to help her student to appreciate multiple views of a situation. She provides her students multiple opportunities to debate on this situation in different groups. According to Vygotsky perspective, her students will dash various views and develop multiple perspectives of this situation on their own. सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ठीक है। यही आपको सी टेट या अपने स्टेट का किसी भी टेट में जब आप अपीयर होते हो तो आप इस चीज़ को देखें अच्छे से, जल्दी जल्दी उसको रीड करके और क्वेश्चन को आपने जल्दी समझना है। टीचर जो है वो हेल्प करता है एक बच्चे की एक सिचुएशन को मल्टीपल व्यूज़ के तरीके से समझने के लिए, ठीक है। शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू डिबेट ऑन दिस सिचुएशन। अब स्टूडेंट को वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि वो अपने इस मल्टीपल व्यूज़ को इस डिबेट में रिफ्लेक्ट करे अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की पर्सपेक्टिव। अब वाइगोत्स्की पर्सपेक्टिव के अनुसार
हर स्टूडेंट विल डैश वेरियस व्यूज एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑन देयर ओन। अब कौन सी सिचुएशन में वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वो बच्चा जो है अच्छे से अपने मल्टीपल व्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर पाएगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें जो आंसर आएगा दोस्तों वो है इंटरनलाइज। देखो इंटरनलाइज मतलब आप अपने मल्टीपल व्यूज़ को अच्छे से अपने दिल के अंदर उतारोगे, दिल मतलब उनको समझोगे और आप अपने जहन में उनको अच्छे से याद करोगे। ठीक है, जब किसी भी स्टूडेंट को हम डिबेट में मौका देते हैं तो आप डिबेट, चलो ठीक है आप बोल रहे हो, लेकिन आप किस पर बोलते हो? आप ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे गए और सडनली आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। आप जो है सबसे पहले जो आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है उस पे उसको अच्छे से समझना होता है, उसको अपने जहन में उतारना होता है। ठीक है, जब वो आपको बिल्कुल आगे से पीछे से सारी वो इन्फॉर्मेशन आपने समझ ली, जब जाके आप अपने व्यूज़ को रिफ्लेक्ट करोगे तो इंटरनलाइज का मतलब सबसे पहले आप उसको समझो। ठीक है, आप अपने जहन में उस चीज़ को उतारो और फिर डिबेट में जाके परफॉर्म करो। अगर आप उसको इंटरनलाइज नहीं करोगे अपने अंदर तो डेफिनेटली आप जो है ऑन द स्पॉट ऑन द स्टेज गलतियाँ करोगे। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट वो है इंटरनलाइज। ठीक है, तो बताना अगर ये आंसर आपने यहाँ पर करेक्ट दिया है तो डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस and dal with her hand. When she is given dal and rice, she mix rice and dal and start eating. She has dash eating rice and dal into her schema for doing things. अब देखो सीता ने दाल को और चावल को मिक्स करके और हाथों से खाना सीख लिया है। तो जो वो ये चीज़ कर रही है, जो वो एक्टिविटी ये कर रही है, तो बेसिकली ये किसके अंडर में आती है? अकोमोडेटेड कर उसने सिचुएशन को कर लिया है, इस टास्क को कर लिया है, या फिर एसिमुलेशन किया है। तो पॉज करें वीडियो को और डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है एसिमुलेट किया है उसने। ठीक है, एसिमुलेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को परमानेंटली सीख जाते हैं, ठीक है, और उस चीज़ को बार बार अपने स्कीमा के अंदर रिपीट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसिमुलेशन। ठीक है, प्याजे की थ्योरी से लिया गया है क्वेश्चन। और अगर आपको प्याजे की थ्योरी चाहिए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ हैं प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन पैडागोजी से रिलेटेड है। A teacher shows two identical glasses filled with an equal amount of juice in them. ठीक है, मतलब एक टीचर जो है एक बच्चे को दो एक जैसे ग्लास दिखाता है जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ जूस से भरे हुए हैं। She empties them in two different glasses, one of which is taller and other one is wider. अब वो इन्हीं ग्लास को किसी दूसरे ग्लास में डालती है जिनमें से एक ग्लास तो थोड़ा सा बड़ा होता है, दूसरा ग्लास थोड़ा चौड़ा होता है। She asks her glass to identify which glass would have more juice in it. अब वो बच्चे से पूछती है कि कौन से ग्लास में ज़्यादा जूस है। स्टूडेंट रिप्लाई दैट टॉलर ग्लास हैज़ मोर जूस, और स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया कि जो टॉलर ग्लास है उस पर ज़्यादा जूस है। हर स्टूडेंट हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विद। देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग इज द राइट आंसर। डिसेंटरिंग क्या होता है? जब किसी बच्चे को डिफिकल्टी होती है किसी एट द सेम टाइम किसी दो पर्सपेक्टिव को समझने में। अब यहाँ पे उस ग्लास की हाइट बड़ी है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन है ये। अब एक ग्लास की अगर हाइट बड़ी है तो डेफिनेटली वहाँ जब उसके अंदर जूस जाएगा तो वो हाइट में बड़ा लगेगा, लेकिन वो वाइडर पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा है। अब यहाँ पे दो डायमेंशन है, एक तो वाइडर एक टॉलर। अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट हो गए सोचने के लिए। बच्चा स्ट्रगल करेगा एट द सेम टाइम, या तो वो टॉलर की तरफ देखेगा या फिर वो हो सकता है कि वो वाइडर की तरफ देखे। अब उसको दिखेगा कि भाई टॉलर में जूस बड़ा हो गया, मतलब ज़्यादा लेवल जूस उसमें भरा हुआ है, तो डेफिनेटली वो उसी को अप्रोच करेगा। लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि यार जो दूसरा वाला ग्लास है वो है तो वाइडर ना। अब ग्लास अगर वाइडर हो गया तो हाइट में तो छोटा हो ही जाएगा वो। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट में सोचने में उसको दिक्कत आ रही है। इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रेशन। ठीक है, उसको कंजर्वेशन के बारे में नहीं पता है। ठीक है, मतलब ग्लास जो ग्लास है उसमें जितना जूस भरा हुआ है डालने के बाद भी, यानी दूसरे ग्लास में डालने के बाद भी उतना ही जूस होगा।
हमने बाहर से जूस ऐड थोड़ी ना कर दिया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिसेंटरिंग। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स एंड एक्सपेंसेस। ही थिंक दैट he cannot support a corrupt government which spend millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which state of Kohlberg's stages of moral development। अब ये क्वेश्चन भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और सीटेट के अंदर ये आ चुका है। अब आपको ये बताना है कि जो कर्नल सिंह है वो लॉरेंस कोलबर्ग के कौन से स्टेजेस में आते हैं, ठीक है। मुझे पॉज करें और जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कोहलबर्ग की 3 स्टेज थी। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पे अपनी थ्योरी दी है। तो इनकी 3 स्टेज है। पहली स्टेज जो है प्री कन्वेंशनल, जिसमें 2 सब स्टेज हैं। सेकंड स्टेज है आपकी कन्वेंशनल, जिसमें फिर से 2 सब स्टेज हैं। और तीसरी स्टेज है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें फिर से 2 सब स्टेज हैं। अगर सब स्टेज की बात करें तो टोटल 6 सब स्टेज हैं, और अगर मेन स्टेज की बात करें तो टोटल 3 मेन स्टेज हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अगर आपको कोहलबर्ग के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो ये भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बच्चों देखो, कन्वेंशनल स्टेज में हम इंडिविजुअल अपने बारे में सोचते हैं, है ना। अगर मैं एक ही चीज़ में ये चीज़ कहूँ, एक ही लाइन में अगर मैं इस बात का कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूँ कि कन्वेंशनल स्टेज में हम जो है केवल इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं, पर्सनल सोचते हैं। और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में जब हम जाते हैं तो हम सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, हम दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ यही चीज़ है। जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो पर्सनली ही है वो, हम इंडिविजुअल लेवल पे सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सोसाइटी के लेवल पे जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा सोचने का जो स्पेक्ट्रम है वो इंक्रीज हो चुका है। तो हम दूसरे की भलाई के लिए सोच रहे हैं, सोसाइटी के लिए सोच रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पोस्ट कन्वेंशनल। आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ड्यूरिंग द कन्वेंशनल लेवल एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ मोरालिटी इज टाइड टू अ पर्सनल, यहाँ पे देखो पर्सनल आ गया, एंड सोशल रिलेशनशिप। During the post-conventional level, a person's sense of morality is defined in terms of more abstract principles and values। हम यहाँ पे सोसाइटी के बारे में सोचते हैं और सोसाइटी में क्या चल रहा है, हम अपने ओपिनियन बनाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने प्रिंसिपल्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपनी व्यूज़ उस चीज़ पर रखते हैं, ठीक है। ये है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। पीपल नाउ बिलीव दैट सम लॉज आर अनजस्ट। अब पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है कि पीपल जो है विश्वास करना स्टार्ट करते हैं कि कुछ नियम कानून गवर्नमेंट की तरफ से वो अनजस्ट जो है सेटिस्फाई नहीं है हम उनसे, एंड शुड बी चेंज्ड और एलिमिनेटेड। और सोसाइटी को काफ़ी नुकसान होता है, और या तो उनको बदल देना चाहिए या फिर उनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ऐसा हम पोस्ट कन्वेंशनल में मानना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको कन्वेंशनल, देखो प्री कन्वेंशनल जो होता है वो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए होता है, जो प्राइमरी स्कूल के लिए जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनकी जो सोचने की शक्ति है वो थोड़ी सी मैच्योर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कन्वेंशनल वो होता है, कन्वेंशनल वो होता है, और उसके बाद हम फिर पोस्ट कन्वेंशनल में चले जाते हैं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। अब क्वेश्चन में जो कर्नल सिंह है वो ये कह रहा है कि भाई जो मैं इनकम टैक्स पे नहीं करूँगा, और क्योंकि मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारा पैसा यूं ही बर्बाद कर देती है अननेसेसरी बिल्डिंग डैम्स वगैरह बनाने में। तो जब वो ये चीज़ सोच रहा है तो वो कोहलबर्ग के कौन सी स्टेज में, कौन सी कन्वेंशनल स्टेज में आता है वो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। देखो कर्नल सिंह बड़ा है, प्री कन्वेंशनल में तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कर्नल सिंह भाई इनकम टैक्स भर रहा है, तो इट मीन्स वो भाई एडल्टहुड है, एडल्ट स्टेज में चल रहे हैं, वो छोटे बच्चे तो है नहीं। तो प्री कन्वेंशनल तो भाई बिल्कुल हटा दो यहाँ से आप। पैरा कन्वेंशनल कुछ होता नहीं है, आपको पता है। अब या तो वो कन्वेंशनल स्टेज में आएंगे या फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आएंगे। अब वो सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि यार हम अपना पैसा क्यों खर्च करें, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो है पोस्ट कन्वेंशनल वाला केस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है।
कि भाई हम जो है अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे और हम इस लॉ से सेटिस्फाई नहीं है, इनकम टैक्स हम क्यों फिल करें, इसको चेंज कर देना चाहिए या फिर इसको एलिमिनेट कर दें सोसाइटी से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। इनमें से कौन सी ड्रम जो है वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल स्टोरी से कनेक्ट करती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर इनसाइट लर्निंग। देखो, इसको पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपने रेसिप्रोकल टीचिंग का नाम सुना है तो इसका आंसर है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है कि हम जैसे बच्चा है वो टीचर और बच्चे का बॉन्ड हो जाता है। टीचर जो है वो मतलब बच्चा जो है वो टीचर से समझता है, साथ में टीचर भी कुछ ना कुछ बच्चे से सीखता है। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इसको वाइगोत्स्की की थ्योरी से कैसे कनेक्ट करें हम। देखो, यहाँ पे एक तो बच्चा हो गया और एक टीचर हो गया, तो दोनों का बॉन्ड बन गया। दैट मीन्स यहाँ पे सोशल लर्निंग भी हो रही है। और वाइगोत्स्की की जो थ्योरी थी आपको पता है वो सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल टीचिंग। अब रेसिप्रोकल टीचिंग आपको समझ में आ गई है तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो रेसिप्रोकल टीचिंग ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट भी कनेक्ट हो चुका है रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर। तो इसका आंसर, सही आंसर जो है वो रेसिप्रोकल टीचिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, A teacher says to her class, as individual assignments are designed to help individual students learn more effectively। मतलब उन्होंने जो है इंडिविजुअल असाइनमेंट को प्रिपेयर किया है जिसमें बच्चा अकेला ही उस असाइनमेंट को सोल्व करेगा इंडिविजुअल लेवल पे। ऑल स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट असाइनमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड विदाउट एनी असिस्टेंस। अब सारे स्टूडेंट ने ये असाइनमेंट सोल्व करना है विदाउट किसी की हेल्प लिए। शी इज रेफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट। अब वो कौन सी स्टेज, कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कन्वेंशनल स्टेज लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज सोशल कंस्ट्रक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्री कन्वेंशनल स्टेज पनिशमेंट अवॉइडेंस। ये देखो, पनिशमेंट अवॉइडेंस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। प्री कन्वेंशनल स्टेज सेकंड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यहाँ पे कुछ अदला बदली नहीं हो रही है इंडिविजुअल के अंदर, टिट फॉर टैट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर लॉ एंड ऑर्डर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, इसका राइट आंसर है कन्वेंशनल स्टेज लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो फोर्थ सब स्टेज आती है लॉ एंड ऑर्डर की। जो टीचर है वो इंडिविजुअल लेवल पे और मैंने आपको बोला है कि जो कन्वेंशनल स्टेज में इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, पर्सनल बात करते हैं। ठीक है, जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है वहाँ पे हम अपनी पर्सनल बात ना करके सोसाइटी की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आया भी था बिल्कुल ऐसा ही। तो कन्वेंशनल यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही है कि बच्चे को इंडिविजुअल ही उस असाइनमेंट को सोल्व करना है। ठीक है, उसको हम जो है एक आप कह सकते हैं लॉ सिखा रहे हैं, एक ऑर्डर दिया है टीचर ने, उस ऑर्डर को उस बच्चे को फॉलो करना है। उस ऑर्डर में ये बताया गया है कि इस असाइनमेंट को भाई तू कंप्लीट सोल्व करेगा लेकिन विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प आपको नहीं लेनी है। तो यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। कन्वेंशनल स्टेज इंडिविजुअल की भी बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर है कन्वेंशनल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वुड बी ऑफ द ऑप्शन दैट स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो थ्योरिस्ट थे, उसमें जिन थ्योरिस्ट ने ये कहा था कि भाई जो पर्सनल के बारे में बात करी थी, पर्सनल ग्रोथ की बात करी थी, पर्सनल डेवलपमेंट की बात करी थी, तो वो हैं मैस्लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार या फिर एचटेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैस्लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम,
देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं जूम आउट कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे's डेवलपमेंट थ्योरी। देखो पियाजे की जो डेवलपमेंट थ्योरी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, अब आपको 4 ग्राफ बताएगा, ये 4 पिक्चर आपको दिखाई दे रही हैं ABCD। अब मैं अभी दिखा दूंगा, तो उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो पिक्चर है वो पियाजे के कॉग्निटिव थ्योरी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, छोटी छोटी बार बनी हुई है, पहली बार छोटी है, उसके बाद दूसरी बार है, उसके बाद तीसरी बार है, और आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर एज है और वाई एक्सिस पर डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे डेवलपमेंट भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसमें भी एज बढ़ रही है और डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसमें एज बढ़ रही है और डेवलपमेंट घट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पियाजे की जो थ्योरी है उन्होंने बताया है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो मैच्योर होता जाएगा, और जितना वो मैच्योर होगा उतने ही उसके अंदर डेवलपमेंट, उतना ही वो विकसित होगा। ठीक है, पहले के मुकाबले। और यहाँ पर एज बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, लेकिन लीनियर तरीके से। ठीक है, कॉन्स्टेंट तरीके से। तो ऐसा तो होता नहीं है कि कॉन्स्टेंट तरीके से बढ़े, है ना, वेरिएशन हमेशा होती है, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अब किसी को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, किसी को हो सकता है बुरा एनवायरनमेंट मिले, तो सब इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर भी मैटर करता है, हर बच्चे एक से नहीं होते हैं ना। तो सी और डी ऑप्शन तो हट गया यहाँ से। देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, क्योंकि अब आप कहोगे सर बी ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन में भी डेवलपमेंट इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना जरूरी है कि पियाजे ने ना डिफरेंट स्टेजेस दिए हैं, 4 स्टेजेस दिए हैं, तो 4 ही स्टेजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। पहली स्टेज छोटी स्टेज है, सेंसरी मोटर की स्टेज, तो यहाँ पे डेवलपमेंट कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है प्री ऑपरेशनल, वहाँ पे डेवलपमेंट पहले स्टेज के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर कॉन्क्रीट में चले जाएं, वहाँ पे पहले के मुकाबले थोड़ा और ज़्यादा होगा, और लास्ट स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जो एडोलेसेंस वाली स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशन की। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, और ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम पियाजे's थ्योरी। अब इनमें से कौन सी हम पियाज इम्प्लीकेशन जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते पियाजे's थ्योरी से। तो पॉज करें और आंसर बताने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखो इन्होंने क्या है कि सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रन रेडीनेस टू लर्न, यहाँ पे रेडीनेस के ऊपर भी उन्होंने बोला है कि बच्चा जो है रेडीनेस को लेके सेंसिटिव होता है। ऐसा नहीं है कि आप 5वीं क्लास के बच्चे को 10th क्लास का मैथमेटिक्स करा सकते हैं। तो मेंटल लेवल बच्चे का जितना रेडी होगा उसी हिसाब से वो पढ़ने की कोशिश करेगा। और टीचर जो मोंटेसरी मेथड के अंदर जो प्ले एक्टिविटी बच्चे को कराएगा तो वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा ना कि ज़्यादा बड़े बच्चों को आप छोटी सी एक्टिविटी करा रहे हैं और ज़्यादा छोटे बच्चों को बड़ी एक्टिविटी करा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करा रहे हैं, तो यहाँ पर रेडीनेस का सवाल उठता है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है पियाजे की थ्योरी के अंदर, कि बार बार वो ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं एक क्लासरूम के अंदर, बिकॉज जो डेवलपमेंट है हमारा वो एनवायरनमेंट हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और डिस्कवरी लर्निंग, तो उन्होंने बार बार कहा है कि डिस्कवरी लर्निंग बच्चों को कराओ, है ना, बच्चों को बहुत सारी लर्निंग डिस्कवर होगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही इम्प्लीकेशन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, वो है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। ठीक है, ये थोड़ा अटपटा सा भी लग रहा है क्योंकि हम कभी सुनते नहीं हैं वर्बल टीचिंग, ऐसा ऑप्शन हमने कभी देखा नहीं। 3 ऑप्शन के बारे में तो वो डिस्कस करते हैं, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन हम ड्रॉ नहीं कर सकते पियाजे की थ्योरी से। ठीक है, तो ये है आपका 62nd क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 63rd क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जो कोलबर्ग की स्टेज थी, जो मोरल डेवलपमेंट की स्टेज थी, अगर उसको लेके इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ट्रू है। पोज करें और आंसर देने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेज अक्रॉस ऑल कल्चर। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो मैंने ये 3 स्टेज दे रहा हूँ ना, ये 3 स्टेज आप अमेरिका में चले जाओ, जापान में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ,
सब एज एज एक ही तरीके से ग्रो करेंगी। मतलब अगर कोई सपोज करो 15 साल का बच्चा यहाँ पे चल रहा है प्याज कोलबर की किसी मोरल डेवलपमेंट की स्टेज में चल रहा है, और 15 साल का बच्चा कोई अमेरिकी चल रहा है अपने देश के अंदर, तो दोनों का मोरल डेवलपमेंट सेम होगा। ऐसा उन्होंने कहा था कि दोनों का जो मोरल डेवलपमेंट है वो एक ही पेज से बढ़ेगा। ठीक है, सुनने में अटपटी लगती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट, हेरिडिटी। तो लेकिन उन्होंने ये चीज़ कही थी, बाद में चल के ये उनकी लिमिटेशन साबित हुई। ठीक है, बट सी इज़ द राइट आंसर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वर अंडर एस्टिमेटेड बाई प्याजे। देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेके प्याजे ने कौन सी टर्म को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया था। देखो बच्चों, इसका राइट आंसर है वो है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट किया। ठीक है, हेरिडिटी के ऊपर तो उनकी थ्योरी खैर बेस ही थी सारी। ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में उन्होंने बोला, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द चाइल्ड के बारे में उन्होंने बोला, लेकिन सोशल इंटरेक्शन को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी। और उसके बाद फिर लेव वाइगोत्स्की किया है जिन्होंने काफ़ी कुछ सोशल कल्चरल थ्योरी एक बाकायदा उन्होंने दी सोशल इंटरेक्शन के बेस पर। लेकिन हम कह सकते हैं कि प्याजे ने सोशल इंटरेक्शन को इतना खास तवज्जो नहीं दी थी। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन ये भी आता है, लास्ट मैंने करवाया था पिछली वीडियो में जहां मैंने 50 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कराए थे। वहां पे एक वाइगोत्स्की को लेके भी ये पूछ सकता है, सोशियो कल्चरल थ्योरी को लेके भी ये पूछ सकता है कि कौन सी इस थ्योरी के अंदर कौन सी टर्म को तवज्जो नहीं दी गई थी। तो वहां पे एक ऑप्शन डाल देगा बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल क्योंकि बायोलॉजी हेरिडिटी से रिलेटेड प्याजे ने कहा था, लेकिन वहां पे वाइगोत्स्की ने बायोलॉजिकल जो व्यू होता है उसको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया था, बिल्कुल ही हटा दिया था। तो वाइगोत्स्की को लेकर भी ये पॉइंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 65th क्वेश्चन, कोग्निटिव अप्रिहेंशिप्स एंड इंस्ट्रक्शन कन्वर्जेशंस क्या होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बताएं, ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर मुझे बताएं, पोज करें। देखो बच्चों, कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप और इंस्ट्रक्शन जो कन्वर्जेशंस हैं ये कंप्लीट कंसीव लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन कन्वर्जेशंस, हमें कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है, हमें कोई गाइड कर रहा है, हमें कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, या फिर कोग्निटिव को लेके भी कह लो कि भाई हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं। तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन सोशल एक्टिविटी। आप सोशल एक्टिविटी कितना कर रहे हो जिसके हिसाब से आप कंसीव कर रहे हो। किस चीज़ को कंसीव किया जा रहा है, यहाँ पे कोग्निटिव नॉलेज को कंसीव किया जा रहा है। साथ में जो इंस्ट्रक्शनल कन्वर्जेशंस हो रही हैं आपके बीच में, किसी दूसरे के बीच में, तो वहाँ से ये एक प्रकार की सोशल एक्टिविटी है जिससे कि जहाँ से कि आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली हम कहेंगे कंसीव लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। इन वाइगोत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। देखो इसका राइट आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था थोड़ी देर पहले ही कि बायोलॉजिकल व्यू को उन्होंने नेग्लेक्ट किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स। सीटेट सितंबर 2014 का क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बताएं। इसका आंसर आप दे सकते हैं, पोज करें और मुझे बताएं। बिल्कुल सही बात है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है, देखो जो बच्चा है वो आईज, ईयर्स और हैंड्स, ये आपकी सेंसेस हैं। बच्चा इनसे ही सोचता है, इनसे ही अपना कोग्निटिव डेवलपमेंट बनाता है। तो डेफिनेटली सी बात है, सेंस है तो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट बाय। देखो कॉन्सेप्ट मैप कहाँ बनते हैं, कॉन्सेप्ट मैप बनते हैं माइंड के अंदर। तो डेफिनेटली एक कॉग्निटिव एबिलिटी हो गई और ये लॉजिक के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, लॉजिक यहाँ पे लॉजिक कहाँ बनता है, लॉजिक हम कहाँ देते हैं, पहले सोचते हैं फिर लॉजिक देते हैं। सोचते कहाँ है, माइंड के अंदर सोचते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन पढ़ लो एक बार, इंक्रीजिंगली एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। बात करते हैं, द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड टू। अब देखो यहाँ पे कल्चरल वर्ड आ गया है। ठीक है, तो किस थ्योरिस्ट ने ये कहा था, किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, तो डेफिनेटली
कल्चरल वर्ड आ गया तो आपको पता है कि लेव वाइगोत्स्की ने इसके बारे में हमें थ्योरी दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं 70th क्वेश्चन। एज ए टीचर यू फर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग and put up posters and form committees in schools. The young adolescents who join you with strong belief are at which of the following stage? अब देखो यहाँ पे जो आप एक टीचर हैं और रैगिंग और बुलिंग जो है स्कूल के अंदर ना हो उसको आप मना कर रहे हैं और बच्चे आपको ज्वाइन करते हैं आके, तो डेफिनेटली यहाँ पर बच्चे जो हैं दूसरों के बारे में सोच रहे हैं ना, कि हमारी भी कोई रैगिंग ना करे। बच्चा अपने बारे में तो नहीं सोच रहा है ना, वो दूसरों के बारे में सोच रहा है कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट आएगा या काफ़ी सारे स्टूडेंट आएंगे तो उनकी रैगिंग होगी, उनकी बुलिंग होगी। तो अपने लेवल पे बच्चा ना सोच के दूसरे लेवल पे बच्चा सोच रहा है और वो टीचर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर इन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर चल रहे हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल मत बोल देना इसे कि लॉ एंड ऑर्डर सेट कर किया जा रहा है, नहीं, वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर चल रहे हैं बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट अदर्स, वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरों का भला कैसा हो तो कैसे हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो दोस्तों आज ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये 20 क्वेश्चन हैं और आपने देखा होगा कि सीटेट के क्वेश्चन हैं या फिर दूसरे टेट के क्वेश्चन हैं, तमिलनाडु, पंजाब। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें और लेवल भी इन क्वेश्चनों का काफ़ी अच्छा है। ऐसी बात नहीं है कि बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूं। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से करेंगे और जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो डेफिनेटली आपका जो है टेट एग्ज़ाम या फिर सीटेट एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली क्रैक होगा। ठीक है, और अब तो इस बार तो सीटेट एग्ज़ाम इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों, क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं, मोस्ट स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सीटेट को क्लियरेंस दे दी है कि अब हमारे टेट को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी टीचर की भर्ती होगी उसमें हम उस बच्चे को काउंट करेंगे, वो बच्चा एप्लीकेबल होगा जो बच्चा सीटेट क्रैक कर चुका है या सीटेट पास कर चुका है, जिनका सीटेट क्वालिफाई है। ठीक है, तो सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अगर अच्छे से पढ़ के करेंगे, अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, चाइल्ड पैडागोजी से कोई भी वीडियो अगर आप मुझे चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। जितनी भी वीडियोज़ हैं ऑलरेडी पड़ी हुई हैं यार, नियरली अबाउट आई थिंक मोर देन 400 वीडियोज़ ऑन माई चैनल अपलोडेड राइट नाउ, यू कैन चेक ऑल ऑफ देम। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, न्यू वीडियो सेशन के अंदर। थैंक यू दोस्तों।